PTI बतौर एक सियासी जमात और सुहेल अफरीदी बतौर चीफ मिनिस्टर, उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए? मुझे जो नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इसके ऊपर शायद कोई रेजोल्यूशन पास कर दे। बड़े बड़े फौजदारी मुकदमात जो हैं उनकी तारीखें ही नहीं हाई कोर्ट में लग रही। भुट्टो साहब की फांसी हो, इसी सुप्रीम कोर्ट में क्राइम सीन है। आज यहाँ पर ईमान और हादी का जो केस यहाँ पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की जानिब से दायर किया गया, उसमें यही इस्तदा की गई कि जनाब 8 तारीख को जिस तरीके से मजोका साहब केस चला रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि वो सजा सुना दें। इनको ना अपने गवाहान पेश करने की इजाजत दी गई, ना उन गवाहान इनको रियासत के गवाहान पर क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत दी गई। तो ये किस तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है, इसको रोकिए। इनको इनके जो हकूक हैं, जो हर शख्स को पाकिस्तान में हासिल है, वो तो कम से कम दीजिए। लेकिन अदालत ने एक दफा फिर फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया और तारीख 11 के लिए फिक्स कर ली उनको। और ये जस्टिस अरशद हुसैन और आईनी अदालत के जज अब तो वो कमीशन के सरबराह नहीं है या अभी भी वो काम कर रहे हैं? अभी तो दोनों तरफ हैं। अभी तो अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान, MJ TV। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो अब वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं जो 26वीं और आइनी तरमीम से पहले की थी, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ अभी भी फ़ौजदारी मुकदमात और बहुत से दूसरे मुकदमात की अपीलें सुनी जाती हैं। और इस हद तक ये सुप्रीम कोर्ट जो है एक हतमी अदालत है और इसका फ़ैसला हतमी है। जो आइनी मामलात हैं वो वफाकी आइनी अदालत में चले गए हैं। आज मेरे साथ जो आप देख रहे हैं सीनियर वकील और सियासतदान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, इनकी यहाँ मौजूदगी की एक वजह ये है कि एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी, ये दोनों वकला जो कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए सबसे ज़्यादा सरगर्म हैं, लापता अफराद का मामला हो या ब्लास्फेमी गैंग के शिकार लोगों का मामला हो, उनके ख़िलाफ़ जो पीका कानून के तहत एक मुकदमा ज़िली अदालतों में एडिशनल सेशन जज अफसल मजोका की अदालत में चल रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसी बेकायदगियाँ हुई हैं जिनके ख़िलाफ़ एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और वहाँ पे उनको रिलीफ नहीं मिला। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर कर रखी है। जी हाँ, क्योंकि ये एक आम मामला है, ये आइनी अदालत की पहुँच से और दायरा-कार से दूर है, तो ये किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं। और इस हद तक तो ये खुशकिस्मत हैं क्योंकि बड़े बड़े फ़ौजदारी मुकदमात जो हैं उनकी तारीखें ही नहीं हाई कोर्ट में लग रही, कि वजह सिर्फ यह है कि फिर उसके फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट में भी लोग आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए फिर एक नया इम्तहान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए शुरू हो जाता है। तो आज के जो अपील सुप्रीम कोर्ट में आई है एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी की, उसके हवाले से बड़ी अहम ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील दायर की थी जज मजोका की ट्रायल कोर्ट की उस कार्रवाई के ख़िलाफ़ कि जिसमें सरकारी गवाहान जो थे उनकी गवाही एडवोकेट ईमान मज़ारी के इस्तिस्ना वाले हाज़िरी से इस्तिस्ना वाले रोज़ रिकॉर्ड की गई, उनकी गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड की गई, जो कानून के मुताबिक जो है एक गैर कानूनी अमल है। तो उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कार्रवाई या हुक्म देने की बजाय वो मामला जो है आइंदा समाअत के लिए मुलतवी कर दिया। और उस अदम कार्रवाई के ख़िलाफ़ अब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ईमान मज़ारी आई हैं। तो मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। आज की ख़बर ये है कि 11 दिसंबर को एडवोकेट ईमान मज़ारी की अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, मगर 11 दिसंबर से पहले पीर के दिन, यानी आज जो है वो 8 दिसंबर हो गया है और पीर के दिन 10 तारीख को, पीर के दिन तो पीर के दिन 8 है, पीर के दिन 8 दिसंबर को जो है जज मजोका ने दलाइल का बाकायदा सुनने का आगाज़ कर देना है। और ये इम्कान है कि शायद पीर के दिन ही एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी जो हैं, क्योंकि उनके तहरीरी दलाइल भी एक ऐसे सरकारी वकील के ज़रिए वसूल कर लिए गए हैं जो एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी को सरकार ने दिया था, तो हो सकता है पीर के दिन फ़ैसला भी आ जाए। तो आज की जो आज हफ्ते के दिन यहाँ एडवोकेट हादी यहाँ पे आए हैं और वो यही मालूम करने आए थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील कब लग रही है, और अब इन्हें बताया गया है कि वो 11 दिसंबर के लिए फ़िक्स है।
अब सुप्रीम कोर्ट में ये गेंद है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट कैसे अपना अख्तियार जताती है और क्या सुप्रीम कोर्ट की 11 दिसंबर के आने से पहले जज मजोका साहब जो हैं वो पीर के दिन ही अपना फ़ैसला कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो तकनीकी एतबार से, कानूनी एतबार से ये तमाम अपीलें जो हैं वो गैर मौसर हो जाएंगी, बल्कि शायद वो बेंच भी गैर मौसर हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के लिए बनाया है। तो बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, सेनेटर और पॉलिटिशियंस और इंसानी हकूक़ के लिए इस वक्त बहुत एक्टिव भी हैं और री इमेजिन भी करते रहे हैं पाकिस्तान को, और अदलिया भी जो है किसी ने री इमेजिनिंग का हिस्सा उस री इमेजिनिंग का हिस्सा थी। तो उनके साथ एडवोकेट हादी हैं, आमना मसूद जंजुआ, जो लापता अफराद के जो मुकदमात हैं, जिनमें बहुत से मुकदमात में एडवोकेट हादी और एडवोकेट ईमान मज़ारी पेश हो रहे हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। सीनियर वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं। मगर सबसे पहले तो बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये बताएं कि एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी का जो ट्रायल हो रहा है उसका अमूमी क्या तासुर है और क्या आपकी परसेप्शन है कि किस तरीके से उस ट्रायल को चलाया जा रहा है? मती भाई, सिर्फ मेरी परसेप्शन नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो कोई भी इस केस के हवाले से थोड़ी सी जानकारी रखता है उसको पता है कि ये एक मकसद के तहत इस केस को इतनी जल्दी चलाया जा रहा है। मकसद के तहत ईमान और हादी के जो लीगल राइट्स हैं, जो एक किसी भी लिटिगेंट को, किसी भी मुल्जिम को हासिल होते हैं किसी भी मुकदमे में, उनको पसे पुश्त रखा जा रहा है। और मकसद इन दोनों हजरात को जो इंसानी हकूक़ के हवाले से पूरे मुल्क में एक शनाख्त रखते हैं, इनको सज़ा देना है, इनको एक सबक सिखाना है। इसके अलावा कोई इसमें और मकसद नहीं है। और अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि फैसिलिटेटर का किरदार एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की अदलिया का इदारा बन रहा है। इस इदारे की तारीख़ जो हमारे पीछे एक संगमरमर की इमारत भी मौजूद है, इन 78 सालों में जो तारीख़ रही, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अवाम, सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज़, जमहूरियत, उन सब के ख़िलाफ़ जितने भी कदम उठाए गए, क्राइम सीन हमेशा ये सुप्रीम कोर्ट रही और ये अदलिया रही। भुट्टो साहब की फांसी हो, इसी सुप्रीम कोर्ट में क्राइम सीन है। इस मुल्क में डिक्टेटर्स को आइन के अंदर तरामीम करने की इजाज़त देना हो, क्राइम सीन ये सुप्रीम कोर्ट है। मिसिंग पर्सन्स के हवाले से लोग गुमशुदा हो जाएं, साला साल उनका पता ना हो, आमना बहन यहाँ पर खड़ी है, उनके केसेस नहीं लगते, सुनवाई नहीं होती, क्राइम सीन यही सुप्रीम कोर्ट है। आज यहाँ पर ईमान और हादी का जो केस यहाँ पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की जानिब से दायर किया गया, उसमें यही इस्तदा की गई कि जनाब 8 तारीख को जिस तरीके से मजोका साहब केस चला रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि वो सजा सुना दें। इनको ना अपने गवाहान पेश करने की इजाजत दी गई, ना उन गवाहान इनको रियासत के गवाहान पर क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत दी गई। तो ये किस तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा है, इसको रोकिए। इनको इनके जो हकूक हैं, जो हर शख्स को पाकिस्तान में हासिल है, वो तो कम से कम दीजिए। लेकिन अदालत ने एक दफा फिर फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया और तारीख 11 के लिए फिक्स कर ली, यानी कि इतना वक्त दे दिया उन्हें कि आप उससे पहले सजा सुना दीजिए, और जब यहाँ पर केस हमारे सामने लगेगा तो हम तो कहेंगे ओहो, ये तो इसके अंदर ऑलरेडी फैसला हो चुका है, ये तो इन्फ्रक्चुअस हो चुकी है, और उसको दाखिल दफ्तर कर दें। वैसे क्या रूल्स में 14 दिन का टाइम है और इन्होंने 11 दिसंबर की तारीख दे दी है, तो अपनी तरफ से तो इन्होंने काफ़ी जल्दी की है। अब अगर ट्रायल कोर्ट जल्दबाजी करती है तो इसमें आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का कितना कसूर हो सकता है? कौन से रूल्स, कौन सी रेगुलेशंस, कौन सा आइन, कौन सा कानून? इस मुल्क में एक ज़माना था कि इन अदालतों को शहीद बीवी ने कैंगरू कोर्ट्स कहा। अब तो ये अदालतें ट्रांजिशन करके आगे बढ़ चुकी हैं और कोर्ट्स में तब्दील हो चुकी हैं। ये अब अदालतें हैं, और मैं आशना हूँ उर्दू ज़ुबान से। अदालतें हैं, साहब कहेगा ज़रा बैठ कर दिखाओ, ज़रा उठ कर दिखाओ, और फिर मजमे के लिए ये अदालतें ये उठ कर दिखाएंगी, बैठ के दिखाएंगी और तालियां वसूल करेंगी। लेकिन फिर हम इन्हीं अदालतों के सामने इंसाफ भी तो मांग रहे हैं ना, मुख्तलिफ मुकदमात में। अब तो इंसाफ मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है।
अब हम इंसाफ मांगने नहीं आते क्योंकि हमें पता है कि यहां से हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम इनको एक्सपोज करने आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम का केस हो, 27वीं आईनी तरमीम का केस हो, मिसिंग पर्सनस के केसेस हो, मुल्क में और इंसानी हकूक की वायलेशंस के केसेस हो, हम इनको एक्सपोज करने आते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर आज भी अपने हल्फ से पासदारी की, इस मुल्क के लोगों को इंसाफ फराहम करने की कोई इतनी बहुत रिक्कत भी रह गई है। चलें, एडवोकेट हादी साहब, वो कि आप खुद अपील करंदा हैं, बल्कि एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं, ये आप दोनों हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस आया है। तो सिर्फ फैक्ट्स का बता दें, मैं नहीं चाहूँगा कि आप मेरिट्स के ऊपर बात करें कि हुआ क्या, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, थोड़ा सा इसका पस मंज़र फैक्ट्स की बुनियाद पे बता दें कि देखें, ये वाहिद ट्रायल होगा मतीउल्लाह जान साहब जिसके अंदर ये ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं है, 512 का चलान नहीं है, मुल्ज़मान एब्सकॉन्डर नहीं है, लेकिन जो ट्रायल का रिकॉर्ड है अगर वो देखा जाए तो उसमें इन चीफ जो शहादतें हैं गवाहान की, PWs की, वो मुल्ज़मान और उनके वकला की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुई। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन भी उनकी गैर मौजूदगी में स्टेट डिफेंस काउंसिल ने किया। उसके बाद 342 भी उनकी गैर मौजूदगी में स्टेट डिफेंस काउंसिल ने दिया। हालांकि हर पेशी में मुल्ज़मान हाजिर हैं, उनके वकील हाजिर हैं, बट जब वो नहीं होते अदालत में तो उनकी गैर मौजूदगी में हो जाता है। तो वो जो हमारे खिलाफ एग्जामिनेशन इन चीफ हमारी एब्सेंस में रिकॉर्ड हुई थी, उसके खिलाफ हमने रिविजन फाइल की ये इस्लामाबाद। थोड़ा सा एग्जामिनेशन चीफ की वजाहत कर देंगे होता क्या है? ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस है जी, जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान है जो हमारे खिलाफ शहादत दे रहे हैं, वो हमारी गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ। और वो 353 CRPC के तहत इम्पेरेटिव है कि हमारी मौजूदगी में हो, क्योंकि हमें पता हो कि वो हमारे खिलाफ जो शहादत दे रहे हैं आर्टिकल 10A के तहत, वो हमें कन्फ्रंट कराना ज़रूरी है, हमारे सामने रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, ताकि अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई मसला हो उसके अंदर, तो हम ऑब्जेक्ट कर सकें, अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर सकें। हमें क्या इल्म है कि अगर हमारी मौजूदगी में हुआ है तो वो क्या लिख के किसी ने दे दी है, किस गवाह ने कराई है, कैसे हुई है रिकॉर्ड, उसका हमें कोई इल्म नहीं है। तो उसके खिलाफ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन में आए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें स्टे एप्लीकेशन भी थी। उस स्टे एप्लीकेशन CM-1 पे सारे वकला हजरात जो वहाँ पेश हुए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि प्लीज़ इसमें हमें स्टे तो फरमा दें, आप इसमें नोटिस कर रहे हैं, स्टे फरमा दें ताकि आप इस मामले को सुन के एक दफ़ा सेटल डाउन कर दें और ट्रायल वहाँ से शुरू हो जाए। वो 2-3-4 दिनों में भी हो सकता है, बट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस स्टे एप्लीकेशन पे हमें स्टे नहीं दिया नहीं, उसको रिजेक्ट भी किया गया नहीं, जी, उसको रिजेक्ट भी नहीं किया और उसको दिया भी नहीं स्टे। तो इस वजह से उसके खिलाफ उस पर नोटिस हुआ है। जी, उस पे नोटिस हुआ और 2 हफ्ते की डेट दे दी गई। तो वो ट्रायल तो 2 दिनों में मुकम्मल कर देंगे जिस स्पीड से वो चला रहे हैं। हर 2 दिन बाद की पेशी होती है और दिन में 5-6 दफ़ा केस कॉल होता है। तो इसलिए उस स्टे ना देने के खिलाफ हम इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आए जी। और सुप्रीम कोर्ट के कानूनी और आईनी तौर पे क्या अख्तियार है कि क्या वो ट्रायल को रोक सकता है, स्टे कर सकता है और कम्प्लीटली दोबारा हुक्म दे सकता है कि जो है एग्जामिनेशन चीफ दोबारा हो, तमाम गवाहान का बयान दोबारा रिकॉर्ड हो? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त तो उनके सामने ये इंटरिम एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ अपील है, तो उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि क्या हमने जो इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके मुताबिक हमें स्टे मिलना चाहिए था या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उसमें हमें डेट दे दी 2 हफ्ते की, तो क्या उनको ट्रायल कोर्ट को रोकना चाहिए था? नहीं, क्योंकि बुनियादी बात यह है कि अगर आप 2 हफ्ते की डेट देंगे और ट्रायल कोर्ट को रोकेंगे नहीं, तो 2 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा और फिर उस स्टे का, उस अपील का, उस रिविजन का कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, वो सब इन्फ्रक्चस हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये वापस मामला रिमांड भी नहीं हो सकता और ये अगर जो है स्टे ना दिया गया तो इररेपरेबल जो है वो लॉस भी होगा आपका और फिर वे सारा प्रोसेस जो है नए सिरे से आपको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे है। और अब ये एक जो है रवायत चल पड़ी है इस मुल्क में कि अदालतों ने जब इस तरह की सेंसिटिव मैटर्स या जहाँ पे इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें हों, उन्हें ना सुनना हो, तो वो लंबी तारीख दे देती हैं और कोई रिलीफ नहीं देती, ताकि जो मामलात होने हैं सेटल डाउन वो हो जाएं और फिर वो बाद में अपील और रिविजन्स गैर मौसर हो जाए। ठीक। अच्छा, आखिर में आमना जो आप ये बताएं कि आप मिसिंग पर्सनस के केसेस को परसू कर रही हैं और ये तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, आपके शोहर भी लापता हैं, तो कितने केसेस हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और नीचे ट्रायल कोर्ट में क्या हो रहा है? और बहुत सारे लापता अफराद के केसेस में तो यही एडवोकेट हादी अली चट्टा और एडवोकेट ईमान मज़ारी पेश हो रहे हैं। अगर इन वकला को जेल में डाला जाता है और आपको क्या लग क्या रहा है कि ये सारा जो मुकदमा ही बनाया गया है एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के ख़िलाफ़, इससे क्या कैसे मुतासर होगी जो आपकी कॉज है लापता अफराद के हवाले से? जी, थैंक यू वेरी मच। कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1200 केसेस थे जो कि रिमेनिंग रह गए थे, तो वो फिर आईनी अदालत बन गई और वो सब आईनी अदालत में शिफ्ट हो गए हैं। मगर बहरहाल उनकी तकरीबन 2 साल से हेयरिंग नहीं हुई
और 2018 से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ झाड़ लिए थे, तो ये तमाम केसेस फिर हम लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल करने शुरू किए, और उसमें ईमान और हादी ही मेन किरदार अदा कर रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर मैं कहूँ कि 50 से ज़ायद केसेस हैं, और वहाँ पे मुख्तलिफ वकला और मेनली ईमान और हादी जो हैं वो केस कंटेस्ट कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी उसमें डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, उसमें लोग बाहर भी आ रहे हैं। मगर अब जो इस वक्त एक मौजूदा जो एक कार्नेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, एक बिल्कुल शैम ट्रायल हो रहा है, ये एक बहुत ही शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग चीज़ है। और मैं बहैसियत सिविल सोसाइटी की मेंबर इसकी शदीद मज़म्मत करती हूँ कि वो लोग जो कि बिल्कुल बेकस बेसहारा हैं, जो कि उनको बग़ैर किसी फ़ीस, बग़ैर किसी रेपरेशन ये दोनों करते हैं माशाल्लाह, और उनको इतना बड़ा ये धचका दिया जा रहा है कि वो ये काम ही ना कर सकें। कि जो लोग आपके सपोर्टिंग थे, मिसिंग पर्सन्स के लिए चल रहे थे, इतने सालों से चल रहे थे हाई कोर्ट्स में, अब उनको ही खुद जो है वो फेस करना पड़ रहा है ट्रायल, और वो भी ट्रायल इन एब्सेंशिया, जो कि बिल्कुल भी जिसकी पाकिस्तान की लीगल उसमें इजाज़त ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि हमने कभी ना सुनी ना देखी। और एक ट्वीट के ऊपर एक मतलब एक ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि ये, जैसे मुस्तफ़ा भाई ने भी बताया, कि ये कहानी पूरी गढ़ी गई है कि उनको अपने ह्यूमन राइट्स काम से रोकने के लिए, और लापता अफराद के हाँ जी, हवाले से और उनकी ट्वीट्स एक होती रही। स्ट्रॉन्ग आवाज़ को बंद करने के लिए, अच्छा, और ये जो बाकियों को भी इसका एक वो देने के लिए कि अगर बाकी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स बोल्ड बनते हैं और वो आगे आते हैं, तो देख लो भाई ये दोनों की मिसाल सामने है। अच्छा, So- आपका ये जो लापता अफराद का मामला है, ये तो अब वफाकी आइनी अदालत में चला गया। जी जी। तो क्या तवक्कुआत हैं आपकी आइनी अदालत से? सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ नहीं हो पाया था, तो आइनी अदालत क्या कर सकती है? अब देखने की बात है अब क्या होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो कम से कम 1000 से ज़्यादा केसेस ट्रेस किए थे, और कुकर भाई भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो भी इसके गवाह हैं कि किस तरह से हर वीक के बेसिस पे 8-10 लोग बाजियाब होते थे। तो वही हमें सुप्रीम कोर्ट वाली ही एक्सपेक्टेशंस हैं एफसीसी से भी, कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी इस तरह से ही मामला चलाए। मगर फ़िलहाल तो 2 साल से ये सारे मामलात पेंडिंग हैं। अभी जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसके एक जज हैं जस्टिस सैयद अरशद इरशाद, हुसैन, हाँ, अरशद हुसैन। जी जी। वो लापता अफराद के कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं। तो आपको क्या उनकी परफॉर्मेंस क्या रही बतौर सरबराह लापता अफराद कमीशन, जो जबरी गुमशुदगी का कमीशन है, उसके सरबराह के तौर पे? वो उनको आए हुए अभी चंद महीने ही हुए हैं, मगर उन्होंने एक और ओथ ले लिया है, वो आईनी अदालत में चले गए हैं। और यहाँ पर उनका स्टाइल ये था कि वो तकरीबन हर महीने 100 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो इस बेस पे डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं कि नॉट अ केस ऑफ इन्फोर्स डिसअपीयरेंस। कमीशन में? जी, सेल्फ डिसअपीयर कहा जाता है उनको। और ये जस्टिस अरशद हुसैन ने डिसाइड किए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और ये इतनी स्पीडीली ये काम हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उनको यही मिशन मिला हुआ है नहीं, कि अब उन्होंने तो इनकी बतौर- लिस्ट को ही ख़त्म करना है। अच्छा, नहीं, अब तो बतौर आईनी अदालत के जज, अब तो हाँ वो जी। कमीशन के सरबराह नहीं है, या अभी भी वो वो काम कर रहे अभी हैं? तो दोनों तरफ हैं, अभी तो वो इधर कमीशन में भी हैं, क्योंकि यहाँ से उन्होंने कब डिज़ाइन वो नहीं काम किया। कर रहे हैं अभी भी कमीशन में? कमीशन तो चल रहा है, उनके बगैर भी चल रहा है, मगर ये कि उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। अच्छा, तो आपके नॉलेज में है कि वो अभी कमीशन का काम भी करते हैं? जी जी, बिल्कुल करते हैं, कमीशन का काम भी कर कोई रहे हैं। डॉक्यूमेंट जो इन तारीखों में, जो अ, कोई डॉक्यूमेंट जो इन नहीं, तारीखों में ऐसा- उन्होंने साइन किया हो, कोई ऑर्डर? डॉक्यूमेंट का आई एम नॉट अवेयर। लेकिन उनका रेजिग्नेशन आप कहते हैं सामने नहीं है, रेजिग्नेशन नहीं आया मंजर और आया। नया चेयरमैन भी कोई नहीं आया। नहीं, कोई नया चेयरमैन। तो ये तो फिर कमीशन के हवाले से अगर कोई केस उनके सामने आता है, वो तो नहीं सुन सकेंगे। और वैसे भी एक आईनी अदालत का जज जो है बैरिस्टर साहब, ये क्या मुमकिन है कि वो किसी कमीशन की भी सरबराही कर रहा हो, स्टैचूटरी बॉडी के कमीशन की? देखिए, हमारे यहाँ अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर्मर जो चेयरमैन नैब थे, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, जी। वो चेयरमैन नैब भी थे और साथ ही साथ मिसिंग पर्सन के जो कमीशन है उसको भी हेड कर रहे थे। तो ही वाज वेयरिंग टू हैट्स एट द सेम टाइम। लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक आईनी अदारा है। उस आईनी अदारे के अंदर एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि आपने बिला खौफ व खतर इंसाफ आपने डिलीवर करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने उन रियासती इदारों जिनकी तरफ से गुमशुदा करने के इल्ज़ामात हैं उनको कटहरे में खड़ा करना है, उनसे सवाल जवाब करना है, उनको आंसरेबल बनाना है।
तो ऐसी सूरत में आप जब एक कमीशन का भी काम सर अंजाम दे रहे होंगे तो वो एक ही शख्स, एक ही पटिशनर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी हो और वहाँ पे भी हो, वहाँ पर उसका केस रिजेक्ट करके तो क्या वो वहाँ पर बैठकर फिर उसको कोई रिलीफ दे पाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो हमने तो पाकिस्तान में हर चीज़ को एक मजाक ही बना लिया है। कमीशन का मुझे याद है कि उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उनके अंदर ये बात भी लिखी गई है कि आपके ज़िम्मे सिर्फ ये काम नहीं है कि आप गुमशुदा अफराद की तहकीकात करें, उन्हें बरामद करने में अपना किरदार अदा करें, बल्कि जिम्मेदारों का भी तयन करें। ये उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आज तक कौन से जिम्मेदार का तयन हुआ? आज तक तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसी जजमेंट नहीं दे सकी। एग्जैक्टली तो देखें, हम जिन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, ये अब 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क में जो फॉल्ट लाइंस हैं वो प्रोनाउंस होती जा रही हैं। वेस्ट ऑफ इंडस स्टेट की जो रेट है वो एवेपोरेट हो गई है। सदर्न रीजन्स खैबर पख्तूनख्वा की हो, आपका सूबा पूरा बलूचिस्तान का हो, शाम के बाद लोग घरों से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। लोगों का रियासत के ऊपर से एतमाद, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर से एतमाद उठता चला जा रहा है, जिसको इस नहज पर पहुंचाने में इन अदालतों ने, और इसमें यह भी कहना पड़ेगा कि हम सियासी जमातों का भी एक बड़ा किरदार रहा है, सियासतदानों का भी किरदार है। ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम और ये सारी चीज़ें, ये हमारा एक तबका भी फैसिलिटेटर का किरदार अदा करता रहा है और कर रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर, अगर इस मुल्क को आपने एक वायबल मुल्क बनाना है, जिसके ऊपर इस मुल्क में बसने वाले करोड़ों लोगों का एतबार हो, तो फिर आपको इसको किसी ज़ाब्ते के तहत चलाना पड़ेगा। और वो ज़ाब्ता 1973 का आइन है और उसमें दिए गए हकूक़ और उसमें दिए गई महदूदात हैं। बिल्कुल जी, ज़ाब्ते भी और थोड़ा ज़ब्त तहम्मुल भी, ज़ब्त तहम्मुल भी। और इसी से मुझे याद आया कि कल बड़ी जारहाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ़ौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने, और उन्होंने इमरान ख़ान और सोहेल आफरीदी के हवाले से नाम लिए बगैर बहुत कुछ कहा जो कुछ लोगों की राय में उनको नहीं कहना चाहिए था। तो आप कैसे देखते हैं कल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बतौर एक सियासतदान और बतौर एक कानूनदान? पाकिस्तान की तारीख़ में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, हमारे जनरल्स का जो किरदार रहा पाकिस्तान की सियासत में, उसे तो कुछ झुटला सकता ही नहीं है। हर दौर के अंदर हम ये बात सुनते हैं। आखिरी दफ़ा हमने ये बात सुनी जनरल बाजवा से, और उन्होंने कहा कि अब वो फैसले कर लिए गए हैं कि फ़ौज का सियासत से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो उन्होंने डेट भी दी थी कि पिछले साल फरवरी से हमने सियासत छोड़ दी जी। तो अब आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, हमारा कहना, अपोजिशन का कहना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का ये कहना है कि आज से ज़्यादा हालिया तारीख़ में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम एक कौमी डायलॉग का आगाज़ करें। उस कौमी डायलॉग के अंदर हमें इदारों की, आइन की, सिविलियन बालादस्ती की, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत को ख़त्म करने की, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदाखलत को ख़त्म करने की, ये सारी गुफ्तगू अब हमें करनी पड़ेगी। अगर आज सियासतदान इसमें कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आज हम कोई ऐसे डायलॉग का आगाज़ नहीं करेंगे, तो खुदा न करे आज ये जो पैगामात जा रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू की गई, एक फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह के बारे में जो अल्फाज कहे गए, ये बहुत गलत तासुर जा रहा है। चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी के हवाले से रियासत चलाने के लिए दिल बड़े करने पड़ते हैं। ये कोई किराने की दुकान नहीं है। इस तरह तो किराने की दुकान नहीं चलती जिस तरह हम 25 करोड़ लोगों के इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमसे नहीं चल पा रहा। हमें बैठकर ये चीज़ें तय करनी पड़ेंगी, और बजाय इसके कि हम पूरी की पूरी कौम जो पिछले 7-8 सालों से इस बहरान में लिपटी हुई है, मईशत उसकी ज़द में आ चुकी है, एक आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल बन गई है, कारोबार तबाह हो गए हैं, बेरोज़गारी की शरह ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। अगर इन चीज़ों को भी हमने ठीक करना है, बाकी चीज़ों को भी ठीक करना है, तो ये बात जहन में रखिए कि सियासी बहरान की कोख से तमाम बहरानों का जन्म होता है। बेशक आपने बात सही की, लेकिन आपने सुना होगा फौज के तर्जमान ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हम सियासत नहीं करते, हम किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करते, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई फ़ौज को सियासत में घसीटा जा रहा है, या यहाँ पे तो मुझे लगता है सियासतदानों को सियासत में घसीटा जा रहा है? देखिए, फ़ौज का मैंने जिस तरह पहले कहा कि पाकिस्तान में एक तारीख़ी पस मंज़र है, इसमें 3 मार्शल लॉज यहाँ पर रह चुके हैं, फिर 8 फरवरी के इलेक्शंस हमारे सामने हैं।
अदालतों में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो इंडिपेंडेंस अदालतों की जो आखिरी उम्मीद भी पाकिस्तान के लोगों से छीन ली गई है, एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ, उसके जो कारकुनान हैं या इंसानी हकूक़ के कारकुनान हैं, तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, उनके जितने केसेस चल रहे हैं, अदालतों को कौन प्रेशराइज कर रहा है? और हमारी गवाही से मोतबर तो जज साहिबान की अपनी गवाही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने क्या कहा? उन्होंने उन तमाम वाकयात को बयान किया कि, और ख़त में लिख कर बयान किया, अपने चीफ जस्टिस को लिखा कि हमें इन मरहलों से गुजरना पड़ा, हमारे साथ ये ज्यादतियां हुई मनपसंद फैसले लेने के लिए। उस वक्त मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब थे, उन्होंने इसको टालने के लिए इस सारे मामले को, उन्होंने कहा ठीक है आपका ख़त आ गया, हम बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से भी पूछ लेते हैं। जब वहां से खतूत के जवाब आए तो उसके अंदर और होशरुबा तफसीलात थी। जैसे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त लिख दिया, उन्होंने, और ये तहरीरी बातें हैं जो खतूत के अंदर मौजूद है और रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि जब हम मतलूबा, हमसे जो तवक्को की जाती है कि फैसले देने हैं, और जब हम नहीं देते तो हमें नॉन स्टेट एक्टर्स की जानिब से धमकियां दिलवाई जाती हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? वैसे तो आपकी पार्लियामेंट में भी बहुत कुछ हुआ, आपने खुद अपने वो क्या कहते हैं बनफ़से नफीस कैमरे भी डिस्कवर, कैमरे भी, खुफिया कैमरे भी उतारे थे सेनेट के इलेक्शन में, और आपकी पार्लियामेंट भी इस हवाले से कुछ नहीं कर सकी। तो ये सारा इल्ज़ाम भी मेरे ख्याल में जजों को देना या जर्नलों को देना, ये भी थोड़ा ज़्यादती नहीं हो जाएगी? और फिर इसी तरह का रद्द अमल आएगा जब आप ज़्यादती करेंगे तो। मती भाई, एक जमात के सरबराह ऑन रिकॉर्ड है कि जब 26वीं आईनी तरमीम पास की जा रही थी तो उनके मेंबरान ने पार्टी की मंशा के ख़िलाफ़ वोट दिया, और उन मेंबरान ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि हम पर प्रेशर है, हमसे ये वोट लिए जा रहे हैं। कैमरों की आपने बात की, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, चाहे वो अदलिया का हो चाहे वो पार्लियामान का हो, वो यरगमाल बन चुका है। अब ऐसी सूरत हाल में जो आखिरी एक उम्मीद होती है वो ये कि इंसाफ का दरवाज़ा हम जाकर खटखटाएंगे और शायद वहाँ से कोई रिलीफ मिले। अब सर ये बताएं कि आप पीटीआई बतौर एक सियासी जमात और सुहेल अफरीदी बतौर चीफ मिनिस्टर, उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या रद्द अमल देना चाहिए? ये उनकी अपनी जमात के लिए है डिसाइड करना, उनकी पॉलिटिकल कमेटी के लिए कि वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन देंगे। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इसके ऊपर शायद कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, और अगर ऐसा होता है तो मामलात मज़ीद तलखी की जानिब बढ़ेंगे। और जो बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि देखें, आपने भी मेरी दुरुस्तगी की कि उसमें सिर्फ जज और जर्नैल शामिल नहीं है, सियासतदानों का एक बड़ा किरदार है। हमें एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, एक कौमी डायलॉग, इसकी जानिब बढ़ना पड़ेगा। अगर हम ये गुफ्तगू का आगाज़ नहीं करते तो खुदा ना करे कि हम पुरनम आंखों से बहते आंसुओं के साथ अगर ये गुफ्तगू करने पे मजबूर हुए तो उस वक्त पाकिस्तान का हम बहुत नुकसान कर चुके होंगे। उस सूरत हाल से बचने के लिए दानाई का, दानिशमंदी का यही तकाजा है, मुल्क के मफादात का यही तकाजा है कि हम सब इकट्ठे आपस में बैठें, हदूदों का यूं तय करें कि हमने, सियासतदानों ने सबसे पहले, जिस तरह मीसाके जमहूरियत में लिखा गया था, उसकी गालिबन शिक नंबर 13 है कि हम हुकूमत में आने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं लेंगे, और जो हुकूमत होगी उसको गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं लेंगे। ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है। हमें ये रोल सियासतदानों को ख़त्म करने के लिए खुद आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। पहले आप तय कर चुके हैं, अब दोबारा इसी को रीइटरेट करने की ज़रूरत है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। किस किस को माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी गलतियों की? ख़ास तौर पे आप समझते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई, क्या इस पे भी नज़रसानी होनी चाहिए फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से? ज़ाहिरी बात है, जब आपने अगर इस मुल्क को एक डगर पर डालना है, एक ऐसी डगर पर कि जिस पे इस मुल्क के शहरियों का इस मुल्क पर एतमाद हो, अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर एतमाद हो, हमें दुनिया भर की मिसालें भी सामने रखनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, रवांडा में क्या हुआ था, वहाँ पर तो खैर बहुत हालात इस नहज तक चले गए थे। हमारे पास ये आज भी ऑप्शन मौजूद है कि हम बग़ैर सज़ा और जज़ा के, अगर हम सज़ा और जज़ा के चक्कर में पड़ गए तो यकीन कीजिए कि फिर ये बात भी आगे नहीं चलनी। इसलिए हम कहते हैं कि बग़ैर सज़ा और जज़ा के आइए
आकर अपनी गलतियां तस्लीम कीजिए, तस्लीम करने वाले कौम को हकायक से आगाह करें और लोग माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि दोबारा वो गलतियाँ ना दोहराएं। दोबारा गलतियां ना दोहराएं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। काजी फ़ाइज़ ईसा जो इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस भी थे, एक मशहूर ज़माना मुकदमा फैज़ाबाद धरना केस, उसके अंदर उन्होंने एक जुमला लिखा था कि उस धरने के दौरान, बल्कि उस धरने से बहुत पहले जब 2014 का धरना हुआ था, तो उस वक्त के फ़ौज के तर्जुमान जो थे, बल्कि ये 2018 के इलेक्शंस के बाद की बात है कि जिसमें फ़ौज के तर्जुमान जो उस वक्त थे, उन्होंने कहा था कि आज वोट की ताकत की कामयाबी हुई है। तो उसको काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने फ़ैसले में लिखा था कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी और फ़ौज के तर्जुमान ने ये जो बयान दिया ये एक सियासी सरगर्मी थी। सो 2019 के उस फ़ैसले से लेके आज तक सूरत हाल कुछ बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ गई है। थोड़ा सा अगर मैं जी, ऐड कर दूं जी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के वक्त से लेके हुसैन शहीद सुरवर्दी साहब के वक्त से लेके तहरीक पाकिस्तान के वो कारकुनान जिनको एबडो किया गया, गदार वतन उनको ठहराया गया, उस वक्त से लेकर आज तक ये दायरों का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। आज भी लोगों को गद्दार और सिक्योरिटी रिस्क कहा जा रहा है। उस पीरियड के दौरान शहीद बीबी को भी कहा गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी एक दिन गद्दार थे, सिक्योरिटी रिस्क थे। तो ये सिलसिला हमें बंद करना पड़ेगा। इस मुल्क में ये जो हमारा पसंदीदा मशगला है कुफर के फतवे बांटना और हुब्बुल वतनी के फतवे बांटना, ये ख़त्म होना चाहिए। ये जब तक ये सिलसिले हम ख़त्म नहीं करेंगे, यकीन मानिए हम क्यों लोगों को पोलराइज और दूर करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। बहुत सी वर्कशॉप्स हमारे मुल्क में ऐसी होती हैं जिसमें हुब्बुल वतनी का दर्स दिया जाता है, मगर एक वर्कशॉप ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें आइन से वफ़ादारी का दर्स भी दिया जाए, और ख़ास तौर पे उस हल्फ से जो हल्फ पाकिस्तान के तमाम आइनी अहदेदार और दूसरे अहम लोग भी उठाते हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।